नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 29 दिसंबर 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे आपके पीटी और मेंस के लिए। बिहार स्पेशल का भी एक टॉपिक देखेंगे, पर्यटन नीति को तय किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन हेडलाइन क्या है, तो हेडलाइन आज आपके लिए अच्छा है। क्या है, हम सभी भारतीयों के लिए अच्छा है, लेकिन बुरे से थोड़ा सा अच्छा है ये, है ना। पहले देखिए, उनको डेथ सेंटेंस दे दिया गया था। आपको पता होगा कि अक्टूबर महीने में मैंने भी न्यूज़ में करवाया था आपको, कतर कोर्ट ने जो डेथ सेंटेंस सुनाया गया था 8 भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को जासूसी के शक में। किसके शक में? तो जासूसी के शक में उनको सज़ा सुना दिया गया था, मौत की सज़ा। और उसको भारत सरकार ने पैरवी करके डिप्लोमेसी के थ्रू और बहुत स्तरों पर वार्तालाप करके उस डेथ सेंटेंस को उन्होंने बदला है। किस में? तो कैद में बदला है। अभी देखिए आगे क्या होता है। आगे कोशिश की जाएगी भाई इनको छुड़ा कर लाया जाए भारत। ये COP 28 जब दुबई में हुआ था तो कतर के प्राइम मिनिस्टर से वहाँ पर मिले थे। देख ही रहे हैं कि वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिल रहे थे। तो मतलब सही है, डिप्लोमेसी भारत सरकार ने की है, कुछ पॉजिटिव तो रिस्पॉन्स आया ही है। इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने हमारे तर्कों को स्वीकार किया है, तभी तो मौत की सज़ा को कम किया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ क्या है आपके लिए कि पेगासस स्पाईवेयर फाउंड ऑन ए जर्नलिस्ट फोन आफ्टर एप्पल अलर्ट। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसने एक जर्नलिस्ट का फ़ोन चेक किया, उसको लैब में ले गए और उसको बहुत ही बारीकी से चेक किया। उसमें उन्होंने स्पाईवेयर पता ही होगा आपको कौन सा, तो पेगासस को पाया। कहाँ पर पाया भाई? आपको याद होगा कि अक्टूबर महीने में बहुत सारे नेताओं और जर्नलिस्ट के फ़ोन पर एप्पल ने अलर्ट भेजा था कि आपके फ़ोन को स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं और आपके फ़ोन को हैक करने की कोशिश की जा रही है स्टेट के द्वारा। एप्पल ने ये नोटिफिकेशन सभी को भेज दिया था, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, जो वाइड के संपादक हैं, वाइड के न्यूज़ एडिटर हैं, देखिए क्या नाम है, हर्ष वरदराजन नाम है उनका, सिद्धार्थ वरदराजन। तो सिद्धार्थ वरदराजन जी का जो फ़ोन था उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर मिला है, तो उसमें मिला है पेगासस। तो पेगासस के बारे में भी देखेंगे हम लोग। और देखिए आपको मैं बताता हूँ, जो ट्रेड के डेटा से पता चला था कि जो स्पाईवेयर है वो भारत सरकार ने खरीदा, ठीक है। और भारत सरकार में भी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने खरीदा था इसको, और उसके द्वारा जर्नलिस्ट को टारगेट किया जाता है, अपोजिशन के लीडर्स को टारगेट किया जाता है, ठीक है। तो स्पाईवेयर को भी देखेंगे हम लोग। इसी में अगला न्यूज़ क्या था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वॉशिंगटन पोस्ट जो है ना, उसने एक न्यूज़ छापा कि जब एप्पल ने अलर्ट भेजा था अपोजिशन के लीडर्स को और जर्नलिस्ट को कि आपके फ़ोन को टारगेट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बाद भारत सरकार ने एप्पल के ऊपर में प्रेशर डाला और बोला कि अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन दीजिए पब्लिक के सामने। ये भारत सरकार पर इल्ज़ाम लग रहे हैं, सही सुन रहे हैं आप। तो ये भी कल किसने छापा था, तो वॉशिंगटन पोस्ट ने छापा था, है ना। तो ये सब इल्ज़ाम लग रहे हैं। इल्ज़ाम क्या, जब वॉशिंगटन पोस्ट ने छापा है और भारत में भी उस जर्नलिस्ट के फ़ोन में मिला है, तो इसका मतलब है सही ही है। और इसको भी हम लोग देखेंगे, पेगासस को भी देखेंगे आज हम लोग। उसके अलावा भारत कतर रिलेशन को भी देखेंगे। उसके बाद से देखिए अगला क्या है, तो कई बार पर्सनैलिटी में आपसे पीटी में ये पूछा जा सकता है। विजयकांत DMD के चीफ एंड एक्टर ये थे, ये इनकी डेथ हो गई है, तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा। ये नेता भी थे और क्या था, तो एक्टर भी थे। दक्षिण भारत के अधिकांश जो आपको तमिलनाडु में नेता मिलेंगे बड़े बड़े किसी भी पार्टी के, तो उनका फिल्म और सिनेमा से बड़ा जुड़ाव रहता है। जयललिता से लेकर और बहुत सारे जो बड़े बड़े नेता हुए हैं वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी दृष्टिकोण से सिनेमा से जुड़े हुए रहते हैं। तो इनका नाम ज़रा ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये पीटी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए आज का आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो मेक इन इंडिया से संबंधित है, और मेक इन इंडिया का मूल्यांकन किया जा रहा है, किस प्रकार से वो सफल रहा या असफल रहा, क्या डेटा है उसको ज़रा समझेंगे। उसके बाद भारत कतर रिलेशन, फिर पेगासस को हम लोग देखेंगे। क्या है मेक इन इंडिया के बारे में कि 2014 में इसको लॉन्च किया गया था मेक इन इंडिया पहल को। 1970 के दशक में आजमाई गई भारत की आत्मनिर्भर पॉलिसी से प्रस्थान का प्रतिनिधित्व करती है। अतीत के दृष्टिकोण के विपरीत मेक इन इंडिया पहल लाइसेंस राज, आत्मनिर्भरता या आयात प्रतिस्थापन, ये सब टर्मिनोलॉजी आपको पता होगा। ये सब उस समय की बात है जब भारत में LPG को लागू नहीं किया गया था।
यह व्यापक रूप से अलग है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में मेक इन इंडिया के कार्यान्वयन को लेकर कुछ चिंताएं भी जताई गई हैं। इंडियन एक्सप्रेस में 2 दिन पहले मेक इन इंडिया पर बहुत ही डिटेल आर्टिकल आया था कि 2014 में इसको शुरू किया गया था, 2024 आने वाला है, क्या इस योजना ने पाया और क्या खोया, इसी पर आधारित ये आर्टिकल था। मेक इन इंडिया पहल घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बदलने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग प्राइमरी सेक्टर होता है आपका एग्रीकल्चर या प्रकृति से जो संसाधन लेते उससे जुड़ा हुआ। सेकेंडरी सेक्टर होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग। तो मेक इन इंडिया पहल सेकेंडरी सेक्टर के लिए हो गया। टर्सरी सेक्टर होता है सेवा सेक्टर, जिसे पर्यटन और सॉफ्टवेयर जैसी चीज़ें आती हैं, है ना। अगला क्या है कि यह अभियान निवेश को सुविधाजनक बनाने, निवेश कुछ टर्मिनोलॉजी जब आप इनसे जुड़े हुए सवालों को लिखते हैं तो उसमें ज़रूरी होता है। जिससे पहला होगा निवेश, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, कौशल विकास को संबद्ध करने के लिए, बौद्धिक संपदा की रक्षा करने, श्रेणी विनिर्माण अवसंरचना में सर्वोत्कृष्ट का निर्माण करने के लिए लॉन्च किया गया था। मतलब कि निवेश हो गया, उसके बाद इनोवेशन हो गया, स्किल हो गया, उसके बाद बौद्धिक संपदा हो गए, है ना। उसके बाद से क्या हो गया, विनिर्माण के लिए और ही अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब को डेवलप करने के लिए मेक इन इंडिया पहल को शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था, विनिर्माण क्षेत्र का यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के विकास दर को बढ़ाकर 12 से 14% प्रति वर्ष करना, ये उद्देश्य था। 2022 तक, बाद में इसे संशोधित कर 2025 कर दिया गया। विनिर्माण क्षेत्र में 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था। 2022 तक का रखा गया था, लेकिन फिर कोरोना के कारण 2025 कर दिया गया था इसको। वर्ष 2025 तक जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 25% तक बढ़ाना है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो योगदान है हमारे जीडीपी में, उसको 2025 तक कितना परसेंट करने का लक्ष्य रखा गया था, तो 25% करने का लक्ष्य रखा गया था। ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। रणनीतियां क्या है, व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, कंपनियों के लिए भारत व्यापार करना सुगम बनाने के लिए नौकरशाही बाधाओं को कम करना और नियमों को सरल बनाना। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भाई जो लाल फीताशाही है, नौकरशाही है भारत में, उन सभी चीज़ों को कम करके कोई कुछ बनाना चाहे भारत में तो बना सकता है आसानी से। इसके लिए हमने इस योजना को लाया था। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भी लाया था कि इसके कारण से बंदरगाह, सड़क, रेलवे, बिजली उत्पादन, हर चीज़ जो है इससे जुड़ा हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, वो सारे के सारे सेक्टर डेवलप हो जाएंगे। कार्यबल को कुशल बनाना यानी कि स्किल्ड पॉपुलेशन क्रिएट करना। स्किल्ड पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, आपके पास दुनिया में सबसे बड़ी युवाओं की आबादी है, लेकिन वो सारे युवा बैठकर सरकारी जॉब की तैयारी करने लग जाएंगे तो फिर वो आपके देश की इकॉनमी को मदद नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें स्किल्ड लोग चाहिए जो विनिर्माण में सहायक बन सके, जो कुछ बना सकें, है ना। तो क्या है इसमें कि विनिर्माण क्षेत्र के कुशल श्रमिकों के पूल के निर्माण के कौशल विकास कार्यक्रमों पर निवेश करना, निवेश को प्रोत्साहन देना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना भी इसका लक्ष्य था। एक प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना, जैसे कौन कौन से क्षेत्र, तो ऑटोमोबाइल हो गया, गाड़ी वगैरह की बात हो रही है, एरोस्पेस हो गया, एरोप्लेन वगैरह की बात हो रही है, रक्षा, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल में हम वर्ल्ड लीडर हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में भी हम अच्छी खासी पहल बना रहे हैं। रक्षा में भी हम पिछड़े हुए हैं। ऑटोमोबाइल में भी अपना अच्छा खासा पकड़ है। एरोस्पेस में हमारा कहीं पर अस्तित्व है ही नहीं। भारत में आज भी विमान के इंजन नहीं बनते हैं, असेंबल किए जाते हैं। अगला क्या है, डेरिवेटिव। मेक इन इंडिया को कम से कम 2 अन्य डेरिवेटिव भी हैं, मेक इन इंडिया और मेक फॉर इंडिया। ये 2 इसमें लक्ष्य रखा गया था। मेड इन इंडिया क्या है, से तात्पर्य भारत में उत्पादों की असेंबलिंग या विनिर्माण, भले उनके घटक विदेश से विनिर्मित किए गए हों। मैंने यही समझाया था आपको। एप्पल के आईफोन का भारत में असेंबलिंग शुरू हुआ है, निर्माण नहीं शुरू हुआ है, ठीक है। भारत ने सरकार ने जो PLI स्कीम लाया, इसके तहत था भारत में निर्माण की बात भी की गई थी। लेकिन मेड इन इंडिया पहल के तहत क्या था, मेड इन इंडिया पहल के तहत मेक इन इंडिया के 2 घटक भी हैं, एक है मेड इन इंडिया और एक है मेक फॉर इंडिया, है ना। इसी के तहत आप जो सुनते होगो कि एप्पल कंपनी आ गई भारत में तो असेंबल करने आई है। सैमसंग कंपनी जो नोएडा में बहुत बड़ा फैक्ट्री लगा रही, तो असेंबलिंग का फैक्ट्री था। असेंबलिंग क्या होता है, बैटरी ले आओ चाइना से, चिप ले आओ वियतनाम से, और उसके बाद से स्क्रीन ले आओ कोरिया से, और इन सबको मिलाकर बना दो एक फ़ोन भारत में, और उस पर चिपका दो क्या, तो मेड इन इंडिया, है ना। तो ये क्या हो गया, मेड इन इंडिया हो गया। तो ये भारत में शुरू करने की भी बात की गई थी, किसके तहत, तो मेक इन इंडिया पहल के तहत। यह मूलतः श्रम, पूंजी, उद्यमिता, प्रौद्योगिकी आदि भारतीय उत्पाद पहलुओं को उपयोग करने वाले विनिर्माताओं को बढ़ावा देने के लिए ब्रांडिंग रणनीति थी कि मेड इन इंडिया एक ब्रांडिंग रणनीति, जिस प्रकार से मेड इन चाइना आप हर चीज़ पर देखते हो उसी प्रकार से। अब दूसरा जो घटक है मेक फॉर इंडिया, इसका क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य ऐसे उत्पादों के उत्पादन से है जिनका भारत में उपभोग किया जाना है, जहाँ घरेलू बाजार के लिए विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया हो, जहाँ पर आप घरेलू बाजार को ध्यान में रखते हुए चीज़ों का निर्माण करते हैं,
वो किस में आएगा? वो आएगा आपका मेक फॉर इंडिया, भारत के लिए बनाओ, भारत में बनाओ। ये 2 पहल रखे गए थे इसके लिए, है ना। मेक इन इंडिया की शुरुआत के पीछे का तर्क क्या था, तो जरा तर्क को देख लेते हैं। मेक इन इंडिया को 2014 में एक सुदृढ़ एवं प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्र का निर्माण करने के लिए डिजाइन की गई। पिछली पहलों जैसे NIP 2011 में शुरू किया गया था, अर्थव्यवस्था को उदारीकरण आदि की अगली कड़ी के रूप में लॉन्च किया गया था। भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि, अपर्याप्त भौतिक अवसंरचना, एक जटिल व भ्रष्ट नियामक वातावरण। अपने देश में ना नियामक वातावरण सच में आज भी भ्रष्ट है ना। कुशल श्रम, नियामक वातावरण का मतलब होता है जिनके पास आपको परमिशन लेने के लिए जाना पड़ता है। कुशल श्रम बल के अपर्याप्त उपलब्ध जैसे कारकों से बाधित थी भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मेक इन इंडिया को सकल घरेलू उत्पाद GDP में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को 1980 के दशक के शुरुआत से गतिहीन 15% से बढ़ाकर 25% करने और 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजन करने के लिए लॉन्च किया गया था। कि 1980 से ही हमारे GDP में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान मात्र 15% पर अटका हुआ था। उसको हमने बोला कि इसको हम 25% तक करेंगे 2025 तक, और 100 मिलियन रोजगार भी सृजित करेंगे। हालांकि स्पष्ट है कि यह दृष्टिकोण से सफल नहीं हुआ है। अब ये भी आपको पता ही होगा, 100 मिलियन रोजगार मिल जाती तो अपने देश बेरोजगारी का ऐसा आलम ही नहीं होता। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 की गतिशील उद्देश्यों के अलावा इसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक डिजाइन, विनिर्माण, निर्यात केंद्र में बदलना था। दूसरे शब्दों में विश्व के लिए मेक इन इंडिया का लक्ष्य रखा गया था कि जिस प्रकार से मेड इन चाइना पूरे दुनिया में ब्रांड बनकर उभर गया है, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, मेक इन इंडिया को ब्रांड बनाकर हम उभारेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका कि इस तरह की चीज़ें हो जाएं। मेक इन इंडिया की सफलता और विफलताएं क्या रहीं, अब जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। भारत ने विश्व बैंक के कारोबारी सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में अपनी रैंकिंग में सुधार किया। जहां 2014 में 142वें पर था, 2020 में 63वें स्थान पर पहुंच गए हम। 2020 में हम कितने पे पहुंच गए? 63rd रैंक हो गया है हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में। भारत ने रक्षा, रेलवे, नागरिक उड्डयन जैसे विभिन्न क्षेत्रों को निजी एवं विदेशी निवेश के लिए खोल दिया है, और भारत में विनिर्माण भी शुरू हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में तो हुए ही हैं। भारत ने ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, कपड़ा जैसे कुछ क्षेत्रों में वृद्धि भी देखी है। लेकिन पिछले 6 महीने से जो हमारा कपड़े का सेक्टर है, जो हमारा क्लोथ का सेक्टर है, वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर रहा है ना। भारत मोबाइल फ़ोन विनिर्माण में अग्रणी देश बन गया है, जहां 2017-18 में 200 से अधिक इकाइयों ने 225 मिलियन से अधिक हैंडसेट का उत्पादन किया। 225 मिलियन फ़ोन भारत में बनाए गए हैं। कब? तो 17-18 में। अब तो और भी ज़्यादा हो गए हैं। विफलताएं क्या रहीं? भारत अपने उत्पाद और सेवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट बाजार का निर्माण कर सकने में विफल रहा। हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक ऐसा बाजार नहीं बनाया भारतीय सामानों के लिए अभी तक। भविष्य किसने देखा, लेकिन अभी तक नहीं बना पाए हैं हम। भारत ने वर्ष 2025 तक GDP में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाने, 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित करने के लिए विनिर्माण को बढ़ाकर 12 से 14% प्रतिवर्ष करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहा। हमने बोला था कि 12 से 14% पर ईयर की रफ्तार से बढ़ेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। भारत की नीतिगत गतिहीनता, पॉलिसी पैरालिसिस, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ की कमी, निवेश संकट, व्यापार संरक्षणवाद का मतलब होता है अपने सामान को बाहर नहीं जाने देना और बाहर के सामान को अपने देश में नहीं आने देना, अवसंरचनात्मक बाधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बाधा, श्रम संबंधी मुद्दे जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण से भारत का जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पाया है अभी तक। उम्मीद करते हैं कि सफल हो जाएगा। प्राप्त करने विफल क्यों रहा, अब जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। अगला देखिए, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये योजना 100% सफल नहीं हो पाया, इसका जो वो है प्रूफ है, वो भारत सरकार नहीं दे दिया। कैसे दिया? अगर ध्यानपूर्वक आप लॉजिकल ढंग से सोचेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। और ये कोई बुरा भी नहीं है कि असफल हो गया। उद्देश्य था ना कि भाई भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बने, असफल हो गया तो नई योजना लाएंगे। उद्देश्य तो पवित्र था ना, है ना। अब उसमें हो सकता है कि कुछ खामियां रह गई हों, सफल नहीं हो पाए। कौन सा देश एक बार में सफल हो पाता है दुनिया में? ठीक है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमने कोशिश किया, ये तो है ना, हमने भरपूर स्तर पर कोशिश की, लेकिन उसमें कुछ विफलताएं हमें हाथ में लगी है। उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण भारत सरकार नहीं दिया। जब भारत सरकार ने PLI स्कीम को लॉन्च किया, प्रोडक्शन लिंक्ड
इनिशिएटिव। अब ये क्या था? ये था भारत में विनिर्माण को लेकर ही योजना, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को हमने मुख्य रूप से टारगेट किया, जिसके बारे में आपसे 69 बीपीएससी पीटी में पूछा गया। मैंने पीटी से बहुत पहले डेली न्यूज़ करंट अफेयर में डिटेल में पीएलआई स्कीम को समझाया था। पीटी में जो सबसे टफ को सवाल पूछे गए उनसे मैक्सिमम मैंने समझाया था। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो पीएलआई योजना को जब भारत सरकार ने शुरू किया तभी समझ में आ गया था कि मेक इन इंडिया पहल जो है वो अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पा रही है। मेक इन इंडिया के एक भाग के रूप में प्रोडक्शन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना लागू की गई, जिसका उद्देश्य था प्रमुख क्षेत्रों अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में निवेश आकर्षित करना, दक्षता सुनिश्चित करना, विनिर्माण क्षेत्र में औकारिक और मितव्यता लाभ का विनिर्माण करना, भारतीय कंपनियों और विनिर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना। ये पीएलआई स्कीम का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उस पर आधारित योजना थी। कौन सी? पीएलआई योजना है, अभी भी चल रही है, उसका 2.0 लॉन्च होगा। पीएलआई योजना का 2.0 भी लॉन्च किया जाएगा। तो पीएलआई योजना आपके मेंस के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है 69 मेंस से पूछा जाए अभी जनवरी में जो होने वाला है। अतिरिक्त लक्ष्य सोने पर सुहागा की तरह होते हैं, लेकिन हमारे बृहद कार्यबल विशेषकर महिलाओं के लिए रोजगार पैदा करने का प्राथमिक लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है। यह केवल श्रम गहन विनिर्माण के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। श्रम गहन विनिर्माण का तात्पर्य होता है ऐसे उद्योग जिसमें श्रमिकों की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती हो। अब जैसे पीएलआई जैसी योजना है, मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करना, उसमें श्रम की उतनी आवश्यकता नहीं होती जितने कपड़े निर्माण में होती है। तो कपड़े के निर्माण में ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है, लेकिन पीएलआई स्कीम के तहत ज़्यादा लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्या है? चीन का उदाहरण बताता है कि अधिकाधिक रोजगार सृजन के लिए विनिर्माण में स्केल का प्रभाव महत्वपूर्ण है। चीन ने अपने यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चीज़ का उपयोग किया था, जिससे हमें सीखना चाहिए। क्या एमएसएमई रोजगार की समस्या का समाधान कर सकते हैं? भारत का श्रम बाजार अनुसंधान असंगठित क्षेत्र में कम वेतन, निम्न उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी निम्न है। भारत का कोई एक वर्कर अगर एक दिन में 10 चूल्हा बनाता है, गैस का चूल्हा जो होता है वो बनाता है, तो वहीं पर चीन का जो एक वर्कर होगा वो एक दिन में 30 कड़ी में चूल्हा बना लेता है। क्यों? अपने स्किल के और टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए। इससे क्या होता है, वो अगर एक दिन में 30 चूल्हा बना रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि विनिर्माण बहुत ज़्यादा हो रहा है। वहाँ पर कम लागत में विनिर्माण ज़्यादा हो रहा है, यानी कि सस्ता बेच पाएगा वो पूरी दुनिया में। हमारे देश में प्रोडक्टिविटी जो है वो पूरी दुनिया के कंपेयर में थोड़ी सी कम है। वर्कर स्किल्ड नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि हमने उनको ऊपर इन्वेस्ट ही नहीं किया, हमने उसको स्किल दिया ही नहीं कभी, तो वो स्किल कहाँ से हो पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के 63 मिलियन एमएसएमई में 99% से अधिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। अब असंगठित क्षेत्र का मतलब क्या होता है? ऐसे क्षेत्र जो असंगठित हैं उन्हीं को असंगठित कह दिया जाता है। अब ये क्या होता है भाई? ऐसे क्षेत्र जो सरकार के तहत में, सरकारी नियमों के तहत 100% बंधित नहीं होते। जैसे आपके यहाँ का कोई टेंट का उद्योग होगा, टेंट हाउस वगैरह जो लगाते हैं शादी विवाह में, तो वो असंगठित क्षेत्र होंगे। काम तो वहाँ भी लोग करते हैं, लेकिन उनको बीमा नहीं मिलता होगा, उनको वेतन सही ढंग से नहीं मिलता होगा, उनको स्वास्थ्य का नहीं मिलता होगा, उनको पेंशन नहीं मिलता होगा, तो ये असंगठित क्षेत्र के तहत आ जाते हैं। वो भारत सरकार के तहत रजिस्टर्ड भी नहीं होंगे, ये सब के सब असंगठित क्षेत्र में आ जाएंगे। लेकिन उद्योग तो है ना, वो है ना, उनका महज निर्वाहकारी अस्तित्व, हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस, रोजगार या स्केल के लिए कोई नुस्खा सिद्ध नहीं हो सकता है, ये भी बताया गया है इसमें। तो इसको ज़रा ध्यान रखिएगा, मेक इन इंडिया पहल को और पीएलआई स्कीम को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भारत सरकार किस प्रकार से कोशिश कर रही, क्या लक्ष्य था, कितना सफल हुआ, कितना असफल हुआ, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक हम लोग पेगासस को देखेंगे ज़रा, क्योंकि पेगासस बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक जो रिपोर्ट आया वॉशिंगटन पोस्ट में, उसमें यह भी बताया गया कि एक जर्नलिस्ट ने अडानी जी के खिलाफ एक रिपोर्ट छापा, ईमेल किया अडानी जी के खिलाफ कुछ रिपोर्टों को। उसके अगले दिन उसके फ़ोन में पेगासस स्पाईवेयर पाया गया। उसके फ़ोन पर ये मैसेज आ गया कि भाई आप ना ऐसा ऐसा मत कीजिए, आपके फ़ोन को सरकार जो है वो हैक करने की कोशिश कर रही है। ये इल्ज़ाम लग रहे हैं। तो भारत सरकार को अपनी छवि अगर बचानी होती है तो इस तरह के इल्ज़ाम को थोड़ा सा आके बता देना चाहिए कि इस तरह का नहीं कुछ हुआ है, या हुआ भी है तो क्यों हुआ है ना। तो इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्या है, और यह एक प्रकार का मैलिशियस सॉफ्टवेयर या मालवेयर है जिसे स्पाईवेयर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। होता क्या है, जैसे आपका जो फ़ोन है ना, आपने कभी सोचा है कि आप बातचीत भी करेंगे आपस में कि जूते के बारे में, तो अगली बार से आपको जूते का ऐड दिखने लग जाता है। आपने ये देखा होगा भाई कि अगर आप घर में बैठकर जूते के बारे में बात करेंगे, या कभी कभी क्या होता है ना, आप बस सोचेंगे कि भाई मुझे मूवी ये देखनी है, या कहीं किसी पर वार्तालाप में उस मूवी का नाम आएगा तो यूट्यूब पर झट से उसका सजेशन आ जाता है। यानी कि फ़ोन आपकी बातें तो सुन रहा है, ये तो तय है।
आप व्हाट्सएप पर चैट कीजिए किसी से। व्हाट्सएप जो होता है वो आपके व्हाट्सएप कैसे कमाता है, व्हाट्सएप पर तो ऐड भी नहीं आता है, व्हाट्सएप कैसे कमाता है? तो आपके द्वारा चैट जो करते हैं उसमें आप कुछ टर्म यूज़ करते हैं शॉपिंग से संबंधित या अलग अलग चीज़ों से संबंधित, तो आपके डेटा को झट से साझा कर देता है, वो शेयर कर देता है। ठीक है, जैसे आप व्हाट्सएप पर चैट करेंगे किसी सामान को खरीदने को लेकर, जैसे जूते की बात कर लें हम लोग या घड़ी की बात, तो आपको झट से उसका ऐड दिखने लग जाता है। तो ये डेटा बेचकर फेसबुक और बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो कमाती हैं। ठीक है, तो यूट्यूब एड्स को कस्टमाइज़ किया जाता है, हर चीज़ पर आपकी बातें निगरानी की जाती है। मतलब फ़ोन जो है वो आज का सबसे बड़ा निगरानी तंत्र ऑलरेडी है। अब पेगासस सॉफ्टवेयर ने उसको सरकारी निगरानी वाला तंत्र बना दिया है। सरकारी निगरानी का मतलब पेगासस सॉफ्टवेयर जो होता है ये आपके फ़ोन में आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ना तो एक मैसेज करना चाहिए इसके लिए, ना तो कॉल, कुछ भी नहीं, ना तो लिंक पर क्लिक करना, नथिंग। आपके फ़ोन में आ जाएगा पेगासस। उसके बाद से आप कुछ भी करोगे ये पेगासस आपके कैमरे को भी ऑन करके देख सकता है। आपका कैमरा आपको बंद दिखेगा लेकिन दरअसल वो रिकॉर्ड कर रहा होगा, आपकी बातों को सुन रहा होगा, और आप किससे मैसेज कर रहे हैं, किससे कॉल कर रहे हैं, हर चीज़ उसमें रिकॉर्ड हो जाता है पेगासस के थ्रू। तो इसीलिए इसको स्पाईवेयर कहा जाता है, जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर जो फ़ोन में छुप कर बैठ जाता है और उसके बाद वो जासूसी करता रहेगा। ठीक है, ये उपयोगकर्ताओं के ज्ञान के बिना उपकरणों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। किसने इसको डिज़ाइन किया है? तो NSO एक कंपनी है इजराइल की जिसने इसको डिज़ाइन किया। जब इस पर इल्ज़ाम लगा कि आप दुनिया भर के लोगों के प्राइवेसी को खतरे में डाल रहे हो, तो इसने बोला कि हम केवल और केवल सरकारों को बेचते हैं। जो सरकारें क्या करती हैं, तो आतंकवादी हमलों को कम करने के लिए या देश की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग करती हैं। लेकिन जर्नलिस्ट का फ़ोन ट्रैप करना किस हिसाब से देश की सुरक्षा है, मुझे समझ में नहीं आता। हो सकता है कुछ सुरक्षा हो भाई, हम लोग कहाँ से जानेंगे, हम तो सामान्य पब्लिक हैं। व्यक्तिगत जानकारी के एकत्र करना तथा इसे वापस रिले करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। पेगासस को इजरायली फर्म NSO ग्रुप द्वारा विकसित किया गया, जो 2010 में स्थापित किया गया था। पेगासस स्पाईवेयर ऑपरेशन में पहली रिपोर्ट 2016 में सामने आई, जब संयुक्त अरब अमीरात में एक मानवाधिकार कार्यकर्ता को उसका iPhone 6 पर एक SMS लिंक के जरिए निशाना बनाया गया था। इसे स्पीयर फिशिंग कहा जाता है। पहले जब 2016 में नया सॉफ्टवेयर बना था तो एक मैसेज बस भेजा गया, उस मैसेज को खोला और उसका पूरा फ़ोन हैक हो चुका था। आपके ईमेल के थ्रू भी आपको हैक किया जा सकता है। इस तरह से आपको एक ईमेल किया जाएगा, एक डॉक फाइल आप डाउनलोड करेंगे या PDF फाइल, और आपका पूरा का पूरा फ़ोन हैक हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आजकल के युग में इन चीज़ों की समझ थोड़ी सी होनी चाहिए आपको, किस लिंक पर क्लिक करना है, कहाँ पर क्लिक नहीं करना है, इन चीज़ों की समझ होनी चाहिए। किसी वेबसाइट पर जाना है, किस पर नहीं जाना है, वेबसाइट पर क्या क्या उसको इजाज़त देनी है, क्या इजाज़त नहीं देनी है। कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो उसको कौन सी इजाज़त देनी है, कौन सा नहीं, क्योंकि सारा कॉन्टैक्ट आपका ले सकता है, सारे फ़ोटो आपके स्कैन कर सकता है फ़ोन से। जब आप उसको एक बार गैलरी की इजाज़त देते हो, यानी कि आपको गैलरी का एक्सेस दे दिया उस ऐप को आपने, अब आपके गैलरी का हर चीज़ उस ऐप के पास है। हो सकता है उसको वो क्लाउड में स्टोर कर ले हमेशा के लिए, आपको पता भी न चले। तो इसलिए जब भी आप इन सब चीज़ों को करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अवेयरनेस होनी चाहिए इन चीज़ों को लेकर। हालांकि NSO के आक्रमण क्षमता और अधिक उन्नत हो गई है। पेगासस स्पाईवेयर इतनी उन्नत हो गई है कि स्पाईवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता के मोबाइल और कंप्यूटर से गोपनीय व्यक्तिगत जानकारी को नुकसान पहुंचाता है। अब इसको किसी मैसेज के थ्रू भेजने की भी आवश्यकता नहीं है। यह किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रकार की तकनीकी खामियां या बग है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं? जैसे आपके फ़ोन का एंड्रॉयड है, कोई एप्पल यूज़ कर रहे होंगे तो उनके फ़ोन में iOS होता है। अगर आप कंप्यूटर पर बैठे हैं तो वहाँ पर विंडो होता है, विंडो माइक्रोसॉफ्ट का है ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स भी है एक, लाइनेक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सब के सब ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं और आपको NSO से निशाना नहीं बनाया जाएगा पेगासस से। आप छोटे मोटे लोग हैं, हम लोगों को क्यों निशाना बनाया जाएगा, है ना? तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। अगला क्या है, लक्ष्य क्या है? इजराइल की निगरानी वाली फर्म द्वारा सत्तावादी सरकारों को बेचे गए फ़ोन मालवेयर के माध्यम दुनिया भर के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, वकीलों को लक्षित किया जा रहा है। भारतीय मंत्री, सरकारी अधिकारी, विपक्षी नेता भी उन लोगों की सूची में शामिल है जिनके फ़ोन पर इसे स्पाईवेयर द्वारा छेड़छाड़ किए जाने की संभावना व्यक्त की गई है। 2019 में व्हाट्सएप ने इजराइल के NSO ग्रुप के खिलाफ अमेरिकी अदालत में मुकदमा दायर किया। व्हाट्सएप ने दायर किया था क्योंकि व्हाट्सएप और आईफोन सबकी बैंड बजा के रख दी किसने? इस NSO के ग्रुप के स्पाईवेयर ने, है ना? और बोला था कि ये नहीं होना चाहिए। अब सुनिए, भारत में बहुत सारे लोगों को टारगेट किया गया। पिछली बार तो भारत सरकार ने अपने ही मंत्रियों को भी टारगेट किया था। बहुत सारे मंत्रियों के नाम भी आए थे कि उनका फ़ोन जो है वो स्पाईवेयर से ग्रसित है, उनके फ़ोन में भी स्पाईवेयर पाया गया था। विपक्ष के लगभग में सभी नेता, पत्रकार बहुत सारे और बहुत सारे अधिकारी
बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स, उनके फ़ोन को भी टारगेट किया गया था इसके द्वारा। मतलब एक झुंझुना हो गया है, जिसके फ़ोन में देखना का मन कर रहा है उसके फ़ोन पर भेज दो, उसके सारा कुछ देख लो। तो इसी तरीके का हो गया है ये। अगले पर चलते हैं। अगला देखिए क्या है। अगला टॉपिक भारत और कतर रिलेशन है, ज़रा उसको समझ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत और कतर रिलेशन देखिए ये क्या है। तो आपको मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था ये क्या है। तो ये हॉर्मुज की जल संधि है, यहाँ पर ओमान का सागर है और ये कौन सा, तो फारस की खाड़ी है। इसी दोनों को हॉर्मुज की जल संधि यहाँ पर जोड़ता है। ये ईरान है। ये छोटा सा द्वीप देश है कतर, जिसकी राजधानी है दोहा। क्या है, दोहा। ये देश कतर जो है ये नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस का दुनिया में सबसे बड़ा सप्लायर में से एक है। रूस भी है और कतर भी है ना। बहुत ही समृद्ध देश है लेकिन बहुत ही पॉल्यूटेड देश है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बहुत ही समृद्ध देश है लेकिन बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड देश है। हद से ज़्यादा पॉल्यूशन है यहाँ पर भी। और प्रति व्यक्ति कार्बन का उत्पादन जो है उसमें दुनिया में टॉप पर आता है ये। और अमीर लोगों का देश है। भारतीय लोग यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में रहते हैं, कमाने खटाने के लिए रहते हैं। और बस आगे देखते हैं क्या है, इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। ये इसका राजधानी है और किस किस से सीमा रहते हैं, सऊदी अरब। यहाँ पर यूएई है, ये ईरान है और यहाँ पर क्या है, तो ये है आपका हॉर्मुज की जल संधि। ये फारस की खाड़ी होगी। आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस और तेल की दरों में गिरावट के कारण दोनों देशों के मध्य व्यापार में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। भारत के साथ भारत को कतर के लिए चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य माना जाता है। भारत और कतर दोनों के मध्य बैंकिंग क्षेत्र में भी अच्छे संबंध हैं और हमारे रिलेशन अच्छे हैं। बहुत सारे भारतीय लोग भी वहाँ पर काम करते हैं। भारत में कतर से निर्यात होने वाले प्रमुख उत्पादों में तरलीकृत प्राकृतिक गैस, एलएनजी, एलपीजी, रासायन, पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक तथा एल्यूमिनियम आदि शामिल है। कतर को भारत से होने वाले प्रमुख निर्यातों में अनाज, भारत क्या क्या भेजता है, तो अनाज भेजता है, तांबा, लोहा, इस्पात यानी कि स्टील, सब्जियां, प्लास्टिक उत्पाद, निर्माण सामग्री, वस्त्र व गारमेंट्स आदि शामिल हैं। ये हम सब कहाँ भेजते हैं, तो ये हम कतर को भेजते हैं और हमारा व्यापार सरप्लस में रहता है। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग, कतर भारत में एलएनजी का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है और भारत अपनी ज़रूरतों के लिए प्राकृतिक गैस का लगभग 70% कतर से आयात करता है। इसी समझ सकते हैं कि हमारे रिलेशन अच्छे रहे हैं हमेशा से ही। हमारे एनर्जी में बहुत ज़्यादा योगदान है किसका, तो कतर का योगदान है। और साथ ही साथ बहुत सारे भारतीय लोग वहाँ पर काम करते हैं जो बहुत सारा पैसा वहाँ से देश में भेजते हैं। रक्षा क्षेत्र, कतर के साथ भारत का रक्षा सहयोग अब तक प्रशिक्षण यानी कि वहाँ के अधिकारियों को, आर्मी ऑफिसर्स को भारत ट्रेंड करता है। एक दूसरे के सम्मेलन कार्यक्रम भाग लेना। भारतीय नौसेना तटरक्षक जहाज़ों द्वारा यात्रा तक सीमित रहा है। जायर अल बसर भारतीय और कतर नौसेना का मध्य द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। जायर अल बसर ध्यान में रहना चाहिए, आज के बाद भूलना नहीं चाहिए आपको। और भारत, आपको पता नहीं होगा, बहुत सारे देश यहाँ तक कि नेपाल, भूटान, उसके अलावा सऊदी अरब और बहुत सारे देश हो गए। म्यांमार के कई सारे आर्मी कमांडर जो रहे हैं, आर्मी चीफ रहे हैं, वो भारत में ट्रेंड होकर जाते हैं। जो आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी है वहाँ पर ट्रेंड होते हैं। तो भारत बहुत सारे देशों की दुनिया में सैनिकों को ट्रेंड करता है, जिसमें से कतर के कुछ सैनिक ऑफिसर्स को ट्रेंड करता है। जैसे भारत ने अफगानिस्तान के डिप्लोमेट्स को तालिबान के शासन के बाद ट्रेन करके भेजा है वहाँ पर। अफगानिस्तान के डिप्लोमेट होते हैं, उनको ट्रेनिंग कहाँ पर दिया जा रहा था, तो भारत में दिया जा रहा था और उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म भी नहीं किया, अभी भी ट्रेनिंग जारी है उनकी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या है। अगला है सांस्कृतिक संबंध। भारत सांस्कृतिक इंडियन कल्चर सेंटर से जुड़े सामुदायिक संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रम कतर में प्रदर्शन कर रहे भारतीय कलाकारों का नियमित प्रयास है। आईसीसी भारतीय दूतावास दोहा निजी प्रायोजकों के तत्वावधान भारतीय सामुदायिक कामकाज संबंधित संघों का एक शीर्ष निकाय है। और आपको मैं बताऊं, कतर के गवर्नमेंट के साथ साथ कतर का जो राजघराना है उसके साथ भारत के बहुत ही पुराने और बहुत ही अच्छे रिलेशन रहे हमेशा से ही। बड़ा ही लिबरल माने जाते हैं ये कतर का जो राजघराना है। ये कट्टरता उनमें थोड़ी सी कम है बाकी देशों की तुलना में। उसके अलावा कतर जो है एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर आपको तालिबान और अमेरिका भी बातचीत करते हुए दिखेंगे, जहाँ पर हमास और इजराइल भी आपको बातचीत करते हुए दिखेंगे। ये किसी गुट में खुद को नहीं बांधता है लेकिन हर गुट में शामिल रहता है ये कतर। उसके अलावा दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिसको फंडिंग भी करती है। हमास के बहुत बड़े फंडर हैं, ये बहुत बड़े स्तर पर उनको फंडिंग की जाती है। पाकिस्तान के बहुत सारे आतंकवादी संगठन हैं जिनकी भी फंडिंग का आरोप कतर पर लगता रहा है हमेशा कि भारी मात्रा में उनको फंडिंग करता है, पैसा भी देता है। सऊदी अरब पर भी लगा, कतर के अमीरों पर भी लगा है ये इल्ज़ाम। तो इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। जैसे तालिबान को फंड करने वाले में सबसे बड़ा नाम कतर का ही आता है आज भी, तो इसको जरा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। योग। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाए गए अपने प्रस्ताव पर कतर के समर्थन के सह प्रायोजक के रूप में सराहना की। यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा एक मत से 170 सह प्रायोजकों के साथ अपनाया गया था। 21 जून को योग मनाया जाएगा, योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय। उसके लिए कतर ने भी समर्थन दिया था। शिक्षा। कतर में 14 भारतीय स्कूल हैं
जो 30,000 से अधिक छात्रों को सीबीएसई पाठ्यक्रम में शिक्षा प्रदान करते हैं। आज आपको पता चला होगा कतर में 14 भारतीय स्कूल हैं जो 30,000 बच्चों को सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से पढ़ाते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जिनमें से अधिकांश स्कूलों में कतर के काम कर रहे भारतीय नागरिकों के बच्चे शामिल हैं और वहाँ पर ये सब के सब सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ते हैं। भारतीय समुदाय कतर में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। यह जनसंख्या अनुमानतः लगभग 700 मिलियन है। अंदाज़ा लगाइए कितना होगा। कतर की आबादी तो छुप जाती है इतनी आबादी के पीछे। ये लोग विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दे रहे। कतर में भारतीयों को उनकी ईमानदारी, कड़ी मेहनत, तकनीकी विशेषज्ञता, कानून का पालन करने वाले स्वभाव के लिए सम्मान दिया जाता है। भारतीयों लगभग हर स्थानीय प्रतिष्ठान, सरकारी, निजी विभिन्न क्षमताओं में नियोजित किया जाता है। प्रेषित धन, वहाँ से बहुत सारे लोग पैसा भेजते हैं। 700 मिलियन अरब डॉलर की राशि भेजी थी, तो बहुत सारे कमाऊ लोग वहीं पर रहते हैं। आगे की राह क्या है? कतर भारत बुनियादी ढांचे में निवेश कर रहा है और बहुत सारे जगहों पर निवेश कर रहा है। तो कतर भारत का रिलेशन भी समझ लिया आपने। अगले टॉपिक पर चलते। अगला क्या है? तो बिहार स्पेशल है अगला टॉपिक। इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा क्या है। छोटा सा टॉपिक है। हाल ही में बिहार कैबिनेट ने पर्यटन के क्षेत्र में आधारभूत संरचनात्मक समग्र समावेशी विकास व निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार पर्यटन नीति 2023 को स्वीकृति दे दी है। अभी न्यूज़ बाकी है। इस न्यूज़ के बाद भी हम 2-3 न्यूज़ कवर करेंगे, इसे ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। इस नीति का उद्देश्य राज्य पर्यटन स्थानों के साथ मूलभूत बुनियादी ढांचे, अब कहीं पर पर्यटन का ढांचा है तो उसका बुनियादी ढांचा क्या हो सकता है? होटल हो सकता है, घूमने फिरने की जगह हो सकती हैं, सड़कें हो सकती हैं, रहने खाने की जगह होनी चाहिए, कैफ़े होना चाहिए। ये सब पर्यटन की मूलभूत सुविधाएं होती है। सिक्योरिटी होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए वो जगह भाई। विकास करने हितधारकों के लिए प्रावधान भी शामिल है। नई नीति में निवेशकों के लिए कई वित्तीय प्रोत्साहन शामिल है। अगर कोई आदमी पर्यटन क्षेत्र में निवेश करना चाहेगा तो उनको बिहार सरकार किस प्रकार से मदद देगी? 10 करोड़ रुपए तक का निवेश करोगे तो 30% की सब्सिडी देगी, यानी कि 70 लाख आप लगाइए, बिहार सरकार 30 लाख लगाने को तैयार है। और इसी प्रकार से अगर आप 10 करोड़ लगाएंगे तो कितना लगाएगा? तो 3 करोड़ भारत सरकार देगी, बाकी 7 करोड़ आप अपनी तरफ से लगा सकते हैं निवेश में अगर आपको लगाना है तो। 50 करोड़ तक के लिए निवेश के लिए 25% तक आपको मदद मिलेगा। 50 करोड़ से अधिक के निवेश के लिए 25%, अधिकतम सीमा 25 करोड़ रुपये तक बिहार सरकार आपको मदद कर सकती है। भूमि के पट्टे, बिक्री, हस्तांतरण, स्टंप शुल्क, पंजीकरण शुल्क पर एक मुफ्त 100% प्रतिपूर्ति की सुविधा भी देगी कौन? तो बिहार सरकार दे रही है। निवेश को प्रोत्साहित कर रही है। आपको पता होगा कि मैन्युफैक्चरिंग में निवेश के लिए दिसंबर महीने में अभी 12 से 13 दिसंबर के आसपास आयोजित किया गया था बिहार के पटना में सम्मेलन, बिहार इन्वेस्टर समिट। वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए था। ये किसके लिए है? तो ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जो टर्सरी सेक्टर का भाग है। 5 वर्ष तक वाणिज्यिक संचालन पर वस्तु और सेवा जीएसटी की 80% की प्रतिपूर्ति बिहार सरकार देगी। ये क्यों कर रही है? कि भाई पैसे वाले जो लोग हैं वो बिहार में जो पर्यटन स्थल हैं, बहुत सुंदर सुंदर जगह है, लेकिन आज तक उसको एक्सप्लोर भी नहीं किया गया। बहुत ही सुंदर सुंदर जगह हैं, गांव इतने सुंदर सुंदर है जिसको देखने के लिए पर्यटक आ सकते हैं, है ना। नई पर्यटन इकाइयों के लिए 5 वर्ष तक विद्युत शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति भी देगी। सूचीबद्ध होटल, रिसोर्ट, टूर ऑपरेटर को, पर्यटक गाइडों को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रतिपूर्ति दी जाएगी। किसी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त एजेंसी से हरित प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर 10 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने पर 50%, 2 वर्ष पूरा होने पर 25%, 5 वर्ष होने पर 25% का अनुदान के रूप में भी दिया जाएगा। निवेशकों को मदद दिया जाएगा कि पर्यटन क्षेत्र में आप क्या कीजिए, निवेश कीजिए। गया में विष्णुपद मंदिर के पास शेड व बस डिपो के साथ वैकल्पिक पहुंच पथ के निर्माण के लिए 62 करोड़ रुपए की राशि की भी स्वीकृति दी गई है। बिहार पर्यटन के कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं तो देखिए यहाँ पर बिहार प्रसिद्ध हैं कि बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर, राजगीर में विश्व शांति स्तूप, नालंदा प्राचीन शहर पाटलिपुत्र, पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। उसके बाद से क्या हो सकता है ये आप सोचेंगे कि बिहार में पर्यटन के लिए और कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं। सोचिए ज़रा, सोचिए कि कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं। इनमें किन किन चीज़ों का नाम नहीं लिखा हुआ है, उन चीज़ों को भी चिन्हित कर लेना है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला देखिए क्या है न्यूज़। अगला देखिए, ये पीटी फैक्ट से भी जुड़ा हो सकता है, आर्ट एंड कल्चर में पूछा जा सकता है कि ये क्या है। तो ये मुडियट्टू नृत्य का परफॉर्म हो रहा है, जिसको थिएटर आर्ट भी कहा जाता है। केरल का है ये, और इसमें क्या है, ये देवी काली के जो हिंसक रूप है उनका, उसको ग्रहण किया हुआ है। और द्वारिका नामक जो राक्षस था, देखिए दारिका नामक जो राक्षस था, उनके साथ उनके बैटल को थिएटर के फॉर्म में मुडियट्टू में दिखाया जाता है।
किस राज्य से जुड़ा हुआ है ये? तो ये केरल राज्य से जुड़ा हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में भी मोडिएट 2 के बारे में पूछा गया है, इसलिए आपको ये जानना चाहिए था, पता होना चाहिए था। अगला क्या है? तो अगला है आपका अयोध्या में, पता ही है कि राम मंदिर बन रहा है, बनने वाला है जल्द ही, और उसके बाद से वहाँ प्रधानमंत्री महोदय पूजा पाठ भी करेंगे, और साथ ही साथ में अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन कौन कर रहे हैं? तो प्रधानमंत्री ही करेंगे। तो कई बार पीटी में ये पूछ लिया जाता है कि प्रधानमंत्री से जुड़े हुए एक्टिविटीज़ को, कि इसका उद्घाटन किसने किया, कब किया गया। तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब ये आएगा तब तो पढ़ ही लेंगे, लेकिन इसको फैक्ट के तौर पर ध्यान रखिएगा। बाकी एक दिन हम लोग बैठकर पूरा अयोध्या में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं और वो किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है अपने देश के कल्चर हेरिटेज के लिए, उसको हम लोग देख लेंगे। आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर रहा। कितना अच्छा लगा है ज़रूर बताइएगा, कुछ मदद मिल रहा होगा, आई थिंक सो। पेड ग्रुप ज्वाइन करना हो आंसर राइटिंग के लिए तो भी बताइएगा, मैं आपको ज्वाइन करवा दूँगा। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।